नमस्कार दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिफेंस चैनल टेक्निकल पे। दोस्तों, क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। वाकई में चीन यहाँ पर लगातार भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को बनाकर रख रहा है। एक और जहां चीन के नेता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ शांति और स्थिरता कायम करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएलए सीमा के पास अपनी ताकत को बढ़ा रही है। अभी हाल ही में जो खबर आई है उसके अनुसार पीएलए की नई चाल का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस नए इमेज में देखा गया है कि पीएलए की एयरफोर्स काशगर एयरपोर्ट पर तैनात है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रसफा की सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दिया है कि एयरबेस पर रणनीतिक बॉम्बर और दूसरे एसेट भी तैनात किए गए हैं। लद्दाख से यहाँ की दूरी देखकर आशंका जताई जा रही है कि भारत से तनाव के बीच इसकी तैनातगी यहाँ पर की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि इस बेस पर 6 शियान S6 बॉम्बर है, जिनमें से 2 पेलोड के साथ तैनात है। इसके अलावा 12 शियान JS7 फाइटर बॉम्बर्स हैं, इनमें से भी 2 में पेलोड है। आपको बता दें कि वहीं J11 और J16 फाइटर प्लेन भी वहां पर मौजूद है, जिनकी रेंज करीबन 3350 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि S6 बॉम्बर आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। ये बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लद्दाख से इस बेस की दूरी करीबन 600 किलोमीटर है, जबकि S6 की रेंज करीबन 6000 किलोमीटर है। खास बात यह है कि चीन ने S6J और S6G विमानों के साथ साउथ चाइना सी में भी ड्रिल की है। आपको बता दें कि शेनयांग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। वर्तमान समय में चीन के पास इस तरीके के करीबन 250 से ज्यादा यूनिट मौजूद है। ये प्लेन रूस के Su-27 SK का लाइसेंस वर्जन है और उनके ये प्लेन जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस प्लेन में 30 मिलीमीटर की एक कैनन भी लगी हुई है, जबकि इसके 10 हार्ड पॉइंट्स कई तरह की मिसाइलें ले जा सकते हैं। यानी कि चीन की एक नई चाल का खुलासा यहाँ पर हो चुका है और सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं दोस्तों कि किस तरीके से चीन ने वहां पर अपने बॉम्बर्स तैनात किए हैं। और ऐसे में अब भारत के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो बॉम्बर्स हैं वो भी खरीदने, क्योंकि चीन अपनी क्षमता को भारत की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका को देखते हुए बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए भी एक टेंशन है और भारत को भी अपने पास करीबन इसी तरीके के लंबे रेंज के परमाणु बॉम्बर्स रखने होंगे। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो करगिल को लेकर आ रही है। चीन से गलवान घाटी के संघर्ष के बाद हरकत में आई भारत सरकार ने एक और बड़ा काम पूरा किया है। दरअसल लेह की कनेक्टिविटी और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों को पहुंचाने की दिशा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में बहने वाली जंस्कारा नदी पर पुल बनाने का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही लेह से करगिल के जंस्कारा की दूरी करीबन 160 किलोमीटर कम हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि लेह तक पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई मार्ग ही बच जाता है, जिससे कि दुश्मन देश को फायदा हो सकता है, क्योंकि लद्दाख जोन के साथ यहाँ एक तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है, वहीं दूसरी तरफ चीन की सीमा लगती है। लेकिन अब पुल बनने से किसी भी चुनौती से तुरंत निपटा जा सकता है। इसके अलावा करगिल हाईवे पर भारतीय सेना हमेशा पाक के सीधे निशाने पर रहती है। करगिल के युद्ध में भी सेना को इस मुश्किल का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जहां मीटिंग सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, वहीं भारत, पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री अगले महीने आमने सामने हो सकते हैं। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात रूस में होगी और ये प्रस्ताव भी दोस्तों रूस की तरफ से आया है। आपको बता दें कि रूस ने ये प्रस्ताव रखा है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग रखी जाए। इसके लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो विदेश मंत्री S जयशंकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के वांग यी के सामने होंगे। मई में भारत चीन के बीच गतिरोध के बाद ये पहली मीटिंग होगी। रूस ने भारत समेत सभी देशों को कहा है कि इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने की बैठक में किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को लेकर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल का सेंट्रल स्पैन 467 मीटर है और नदी के तल से इसकी ऊंचाई करीबन 359 मीटर है। पुल की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और पेरिस के एल्फिल टावर की ऊंचाई करीबन 324 मीटर है। सूत्रों के अनुसार ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि ये 226 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेल सकता है। पिछले एक साल में इस पुल के निर्माण में काफी तेजी आई है। कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस पुल के काम की निगरानी केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। लद्दाख के साथ भारत का तनाव जारी है। इस बीच पाकिस्तान भी LOC पर अपनी नापाक हरकतों को कर रहा है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है, साथ ही अपनी रक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जनरल बाजवा का ये दौरा
पहले से तय नहीं था। दोस्तों इस दौरान भी जो बाजवा है उसने कश्मीर का राग आलापा है। बाजवा ने LOC से लगे खुरेटा सेक्टर का दौरा किया और वहां सेना की रक्षा तैयारियों की जानकारी ली और भारत के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कश्मीरियों के साथ एकजुटता का ऐलान किया जाए। यानी कि जनरल बाजवा की जो विजिट थी वो भारत के खिलाफ थी। अगली खबर भी पाकिस्तान को लेकर आ रही है। FATF का दबाव इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गया है कि उसे अब झुकना पड़ गया है। दरअसल पाकिस्तान जो कि आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, अब FATF के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। पाकिस्तान की सीनेट में FATF की ओर से तय की गई शर्तों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इससे एक दिन पहले ही इस विधेयक को नेशनल असेंबली में विपक्ष के सामने विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से भारत के मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल उसका कहना यह है कि पाकिस्तान FATF की ओर से ब्लैक लिस्ट अब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अब उन विधेयकों को पास कर रहा है जिससे आतंकियों को फंडिंग दी जाती है। साथ ही उसने कहा कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने झटका दे दिया है नेपाल को। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि आधिकारिक कामकाज के लिए संस्था ना तो नेपाल के लिए नए विवादित नक्शे को स्वीकार करेगी और ना ही मान्यता देगी। दरअसल नेपाल ने इस वर्ष जो नया राजनीतिक नक्शा तैयार किया है, उस नक्शे में उसने भारत के लिम्पियाधारा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया है, जबकि इन क्षेत्रों पर भारत दावा करता है और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस नक्शे को स्वीकार नहीं करेगा, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि वो प्रशासनिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र से संबंधित भारत, पाकिस्तान या चीन के नक्शे का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। साथ ही प्रतिक्रिया में ये भी कहा गया है कि जब भी नेपाल ऐसे किसी मामले को सदन में रखेगा तो सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल को ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि UN ने भी एक तरह से नेपाल को पटकनी दे दी है कि वे इस मैप को स्वीकारेंगे नहीं और इससे अब वहाँ की जो ओली सरकार है उसे तगड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।